हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। यहाँ पे हमने एविडेंस एक्ट के कुछ डिफरेंसेस देखे थे, लाइक फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, एडमिशन, कन्फेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। देखो यहाँ पे जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। मैं इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं आपको पूरा नहीं बता रही, लेकिन इतना बता रही हूँ कि आप अपने एलएलबी के एग्जाम में इतना लिख सकते हो, इतनी चीजें एग्जामिनर को बता सकते हो कि आपका रिजल्ट 60% प्लस जाएगा। क्योंकि देखो, एक चीज होती है कि हम बुक से पढ़ते हैं, हमें चीजें नहीं समझ आती है। एक होता है कि सामने हमें टीचर जो चीजें बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, खुद की लैंग्वेज में बता रहे हैं, जो चीजें हमें समझ आती है, तो उसका प्लस पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है हियरसे एविडेंस। दोनों का कंसेप्ट क्लियर करूंगी, दोनों में एक्स्ट्रा बातें बताऊंगी, दोनों का डिफरेंसेस बताऊंगी। उससे पहले जो भी वीडियो वो स्टूडेंट देख रहे हैं जिन्होंने 50,000 सेलिब्रेशन बैच ज्वाइन किया है, देखो ग्रुप बना दिया गया है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है। जितने भी आप 25 स्टूडेंट्स हो उनका एक ग्रुप बना दिया है। ग्रुप आपको नहीं दिखेगा, देखो हम जो लोकल ग्रुप्स होते हैं हम वो भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गर्ल्स को या कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि पुलिस में है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको ये दिक्कत होती है कि वहां पे नंबर क्या होते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और स्टूडेंट्स उनको मैसेजेस करते हैं, कभी नोट्स के लिए कभी क्लास के लिए। तो एमडी लो क्लासेस पे ये चीजें फेस ना करनी पड़े, इसलिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप ही बनाए जाते हैं। अब मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैंने कल एक मैसेज भेज दिया था इवनिंग में, तो अगर आप उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में नहीं हो, आपके पास मैसेज नहीं आया है, तो आप मुझे मैसेज करो 7732922949। इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं आपको उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगी। क्योंकि आप वही नंबर दीजिएगा, क्योंकि उसी पे ही आपके नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस के लिंक उसी पे आएंगे। अगर आप अपने फादर का या किसी अदर का नंबर दे रहे हो तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, फिर बार बार हम दो दो जगह नोट्स और चीजें नहीं भेजने वाले हैं। तो वही नंबर देना जो आपके पास पर्सनल रहता है। सेकेंड थिंग, देखो ये जो अपना जो बैच रहेगा वो अपना 24 दिसंबर से स्टार्ट होगा 2024 में। 24 दिसंबर से अपनी क्लासेस 6 बजे से लेके 9 बजे तक चलेगी। अब देखो तीनों मेजर एक्ट है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो लगभग हम 3 घंटे, एक एक घंटे का क्लास करेंगे, जिसमें हम बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक भी लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सेकेंड थर्ड थिंग ये, देखो 3 घंटे हम जो क्लास करेंगे वहां पे क्लासेस लाइव ही रहने वाली है, कोई रिकॉर्डेड नहीं रहने वाली। क्योंकि रिकॉर्डेड में आप डाउट कैसे क्लियर करोगे, आपका जो ऑब्जेक्शन होगा वो कैसे क्लियर होगा। तो लाइव में 50 मिनट्स अपनी क्लास चलेगी, 10 मिनट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे कि आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर फिर भी किसी का डाउट रहता है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है, तो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन देखो लाइव क्लास का एक प्लस पॉइंट बताऊं, आप पंचुअल रहते हो। रिकॉर्डेड में क्या होता है, कभी सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, दिन में देख रहे हो, कोई पंचुअलिटी नहीं रहती। लाइव क्लासेस में पंचुअलिटी रहती है, आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि मुझे क्लास लेनी है, तभी तो हम लाइफ में पंचुअल बनेंगे। स्टार्टिंग हमें इसी लेवल से करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये लाइव क्लासेस का ऑप्शन रखा गया है। उसके बाद देखो, अब जो हम YouTube पे क्लासेस कर रहे हैं, बीएनएस के इंपॉर्टेंट डिफरेंस कर लिए, बीएनएसएस के कर लिए हैं, बीएसए के कर रहे हैं। इसके बाद हम सीपीसी को लेंगे, सीपीसी में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो बीएनएस की एक और बात सुन लो, बीएनएस की एक मेंबरशिप चल रही है अपनी यूट्यूब पे। बीएनएस की मेंबरशिप चल रही है यूट्यूब पे 59 रुपीज की। ये 59 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लेते हो। अगर आज आप ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको 550 प्लस एमसीक्यूज अभी मिल जाएंगी। क्योंकि आज जो लेक्चर आएगा या कल लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा, 19वां लेक्चर होगा जो अभी लास्ट हमारा अपलोड होगा। इसके बाद हम बीएनएसएस पे जाएंगे। बीएनएसएस के लगभग 500 क्वेश्चन करेंगे और बीएसए के 500 क्वेश्चन करेंगे। तो आप बीएनएस की 59 रुपीज की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारी आज की क्लास के बारे में। देखो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ डायरेक्ट एविडेंस, हियरसे एविडेंस। दो चीजें हम पढ़ते हैं। देखो आप बीएसए की बात करूं तो सेक्शन 55 पे जाओ, एविडेंस एक्ट की बात करूं
पुरानी एविडेंस एक्ट 1872 की बात करूं तो सेक्शन 60 पे जाओ, वहां पे हमें लिखा हुआ है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। अब डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब आपने देखा है तो आप ही आके कोर्ट में बताओ, आपने सुना है तो आप ही आके कोर्ट में बताओ, आपने ही फील किया है अपनी इंद्रियों के द्वारा, सेंस के द्वारा, तो आप ही आके कोर्ट में बताओ। आप अगर जो चीज आपने खुद ने अपनी आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, वो चीज अगर आप कोर्ट में आके बताते हो तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष साक्ष्य। कि व्यक्ति ने क्या किया है, प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया है, क्योंकि उसी ने सुना था, उसी ने आके बताया। तो यही तो होता है डायरेक्ट एविडेंस। हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि क्या होता है डायरेक्ट एविडेंस, आप बताओ। जिसने कुछ देखा वही आके सेम कोर्ट को बता रहे, जिसने कुछ सुना वही आके कोर्ट में बता रहे, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। ये तो हुआ प्रत्यक्ष साक्ष्य। दूसरी बात करूं अनुश्रुत साक्ष्य की। देखो, अनुश्रुत साक्ष्य का मतलब होता है सुनी सुनाई बात आके बताना। मतलब कि आपने ना तो घटना देखी, लेकिन आपने किसी अदर व्यक्ति से सुना कि वहां पर उस जगह पर वो घटना हुई थी। अब आपने किसी एक व्यक्ति से सुना, उसके बाद आके आप कोर्ट में वो चीज बता रहे हो, तो वो होता है हियरसे एविडेंस। जैसे एक एग्जांपल से देख लो, एक्स व्यक्ति ने क्या हुआ, इस जगह पर एक घटना हुई थी, उसने देखी थी। एक्स ने क्या की, घटना को खुद ने देखा। इसने क्या किया, वाई पर्सन को घटना के बारे में बताया। ध्यान से सुनो, घटना हुई यहाँ पे, एक्स ने इस घटना को खुद ने अपनी आंखों से देखा था। एक्स ने क्या किया, वाई को बताया इस घटना के बारे में। अब यहाँ पे वाई जाके अगर कोर्ट को उस घटना के बारे में बताता है, तो वाई ने जो बात बताई वो मानी जाएगी हियरसे एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। अगर एक्स ने घटना देखी, एक्स जाके कोर्ट में बता रहा है, तो वो क्या मानी जाएगी, प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस मानी जाएगी। तो ये एक छोटा सा डायग्राम था, छोटी सी बात थी ये बताने का कि इसने दिया तो डायरेक्ट एविडेंस, उस वाले ने दिया तो हियरसे एविडेंस माना जाएगा। ये तो थी एक जनरल कंसेप्ट की बात। अब देखो प्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में, एग्जामिनर को आप क्या बताओगे, एग्जाम में क्या लिखोगे? देखो, प्रत्यक्ष साक्ष्य विवादक तथ्यों, फैक्ट इन इशू के बारे में। अब विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, डिफरेंस बता चुकी हूँ, वो वीडियो नहीं देखी है, समझ नहीं आता कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य क्या होता है, तो आप वो वीडियो एमडी लो क्लासेस के पेज पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, और वहां पे ये चीज बताई हुई है। अब देखो, विवादक तथ्यों या तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में, कि या तो उसका वजूद है या उसका वजूद नहीं है, के बारे में साक्षी के द्वारा। अब ये साक्षी कौन है, जिसने घटना देखी है, जिसने वो इंसिडेंट देखा है, साक्षी के द्वारा न्यायालयों के समक्ष मौखिक साक्ष्य देना क्या माना जाता है, डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है। कि एक साक्षी जो या तो विवादक तथ्यों के बारे में या नॉर्मल तथ्यों के बारे में, अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में, जो विटनेस है, साक्षी है, उसके द्वारा कोर्ट के सामने बात बताना, ओरल एविडेंस देना क्या माना जाता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाता है। तो ये आप बताना एग्जामिनर को, ये होता है भाई प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस। अब बात करते हैं हियरसे एविडेंस की, अनुश्रुत साक्ष्य की। मैंने आपको बताया अनुश्रुत साक्ष्य मींस सुनी सुनाई बात। अब देखो, अनुश्रुत साक्ष्य दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ कहता है जो कि उसे किसी अन्य से प्राप्त हुआ है, अन्य से जानकारी प्राप्त हुई है, तो वो क्या माना जाता है, अनुश्रुत साक्ष्य माना जाता है। कि दूसरे व्यक्ति से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ कहता है कि उसे किसी अन्य से प्राप्त हुई थी, वो कोर्ट में आके बोलता है कि सर मैंने तो घटना नहीं देखी, लेकिन मैंने किसी अदर पर्सन से सुना था, तो मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, तो उसके क्या माने जाएंगे, एविडेंस कमजोर प्रकृति के माने जाएंगे, हियरसे माने जाएंगे। ये तो हुआ डायरेक्ट का कंसेप्ट और अनुश्रुत का। अब देखो, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं,
कि जो हियरसे एविडेंस है, अनुश्रुत साक्ष्य है, देखो सुनी सुनाई बात है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने सुना उसके बाद हम कुछ बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, एड ऑन चीजें कर सकते हैं या कुछ भूल भी सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हियरसे एविडेंस को, मैंने एच ई लिखा है, इसका मतलब हियरसे एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य को निम्नलिखित कारणों के आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस हियरसे एविडेंस को अस्वीकृत कर सकते हैं या स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कौन से ग्राउंड है? 3 चीजें बता रही हूँ। जालसाजी को बढ़ावा देना, एक ग्राउंड ये है। दूसरा, प्रतिपक्षा संभव नहीं होना, क्योंकि हियरसे एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती। थर्ड है, गवाह द्वारा झूठ बोलने की संभावना, संभावना भी हो सकती है। तो अगर इनमें से कोई पॉइंट्स कोर्ट को लगता है तो वो उस हियरसे एविडेंस को डिनाई भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं, मुझे इनमें से कुछ ऐसा पॉइंट दिख रहा है तो मैं तुम्हारी सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं कर रहा, तो आप साक्षी या गवाह नहीं माने जाओगे। तो ये 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे 5-7 ग्राउंड और भी है जिनमें कोर्ट क्या कर सकता है, इस हियरसे एविडेंस को डिनाई कर सकता है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप एमडी लॉ क्लासेस की पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य, हियरसे एविडेंस जिसको बोलते हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस है? देखो मैंने लिखा है डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य या हियरसे एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। आपको कंप्लीट ही लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। डायरेक्ट एविडेंस उन तथ्यों का साक्ष्य है जिसे साक्षी अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस वही व्यक्ति कोर्ट में आके दे रहा है जिसने घटना देखी है, सुनी है। तो डायरेक्ट एविडेंस उन फैक्ट्स का एविडेंस है जिन्हें विटनेस, साक्षी ने अपनी इंद्रियों द्वारा, जो अपनी 5 इंद्रियां 7 इंद्रियां होती है जो भी, उसके द्वारा अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट, हेयरसे एविडेंस वह साक्ष्य है जिसे साक्षी ने अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया है। कि यहाँ पे तो डायरेक्ट एविडेंस वो होता है जिसने घटना को देखा और आके बताया, लेकिन हियरसे एविडेंस में डायरेक्ट उस पर्सन ने वो घटना नहीं देखी होती है, अनुभव नहीं की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डायरेक्ट एविडेंस साबित किए जाने वाले तथ्यों का सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। ये क्या माना जाता है? सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, क्योंकि एक तरीके का ये कौन होता है? आई विटनेस ही होता है, क्योंकि आई विटनेस क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग विटनेस होता है। इसलिए डायरेक्ट एविडेंस साबित किए जाने वाले तथ्यों का सर्वोच्च साक्ष्य माना जाता है, जबकि हियरसे एविडेंस विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्य नहीं होता। इसलिए नहीं होता, हियरसे एविडेंस के बारे में पर्टिकुलर हमें एविडेंस एक्ट कुछ डायरेक्ट तरीके से नहीं बताता, इसलिए विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ग्राह्य किया जाता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं अपरिहार्य तरीके के, उन्हीं में ग्रहण किया जाता है, अदरवाइज ये किसी तरीके का लॉ की दृष्टि में एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो थर्ड कहता है कि डायरेक्ट एविडेंस की सत्यता का मतलब कि इसकी सत्यता का दायित्व साक्ष्य देने वाले व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति डायरेक्ट एविडेंस दे रहा है वो सारी चीज अपने ऊपर ही सारा रिस्क ले लेता है कि हाँ भाई मैंने सुनी है, अगर ये चीज डिस्प्रूव होती है तो आप भले मुझे पनिश भी कर सकते हो, तो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ एक तरीके से वो खुद के ऊपर ही ले लेता है। इसलिए इन्होंने कहा कि इसकी सत्यता का जो दायित्व होता है, लायबिलिटी होती है, वो एविडेंस देने वाले व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि हियरसे एविडेंस अन्य व्यक्ति से ग्रहण किया होता है और उसका दायित्व वह व्यक्ति नहीं लेता है। वो कोर्ट में आके बता रहे हैं कि सर मैंने तो ये घटना सिर्फ उस व्यक्ति से सुन के आपको बता रहा हूँ, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये लायबिलिटी अपने सर नहीं उठाता, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस वाले में जो विटनेस होते हैं वो अपने सर लायबिलिटीज को उठा लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
कि डायरेक्ट एविडेंस देने वाले व्यक्ति की सीई मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, प्रति परीक्षा कर उसके कथन की जांच की जा सकती है। यहाँ पे जो व्यक्ति डायरेक्ट एविडेंस दे रहा है उस विटनेस की हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, प्रति परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हियर से एविडेंस देने वाले व्यक्ति की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होने के कारण उसके साक्ष्य की जांच नहीं होती है। तो यहाँ पे हम उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डायरेक्ट एविडेंस का स्रोत साक्षी स्वयं होता है जो कोर्ट में उपस्थित हुआ है, जबकि हियरसे का स्रोत साक्षी स्वयं न होकर अन्य व्यक्ति होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, यहाँ पे तो अपनी डायरेक्ट चीज बता रहे हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य को लेके और अनुश्रुत साक्ष्य को लेके। तो ये यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और हियरसे एविडेंस के बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, मैंने आपको एक सेक्शन बताया था डायरेक्ट एविडेंस के बारे में। अगर पुराने एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 60 और नए एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 55। अब यहाँ पे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बेर एक्ट का सेक्शन 55 बताया? नहीं बताया, बेर एक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ी। तो ये चीज समझ आई है या नहीं आई है, इसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताना। देखो, आपका एक कमेंट मुझे इस लेवल पे मोटिवेट कर रहा है कि जो स्टूडेंट घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो इतनी फीस बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में नहीं दे सकते हैं, उनको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगर आप एमडी लो क्लासेस की कंपैरिजन फीस देखोगे बाकी बड़े बड़े कोचिंग्स की या नॉर्मल कोचिंग्स की भी, उनके अकॉर्डिंग ये फीस सबसे कम रखी गई है, रीजनेबल रखी गई है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी दिया गया है, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी दिए गए हैं, क्योंकि जिनके पेरेंट्स इतना ज्यादा फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमडी लो क्लासेस उन स्टूडेंट्स की भी फेवर करता है जो घर बैठ के स्टडी करना चाहते हैं, जो ज्यादा फीस पे नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे दोनों टॉपिक अगर आपको क्लियर हुए हैं तो आप ऑनेस्टी के साथ कमेंट्स कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं। डेली इवनिंग 7 बजे क्लास आती है, खुद को पंक्चुअल बनाओ, 7 बजे क्लास ज्वाइन करो। देखो, बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक खुद को पंक्चुअल बनाना बहुत जरूरी होता है। अब 7 बजे क्लास आ रही है तो डेली आप अपने आप को ये प्रेशराइज कर दो कि मुझे 7 बजे क्लास देखनी ही देखनी है। इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन लाइफ में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।